विविध भारती रंग तरंग। दोस्तों नमस्कार। रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत। बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी। और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है, क्या चल रहा होता है आपके दिल में? वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मतलब कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी, शुरू से जी, वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ ये है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूँ और उनको वो चीज़ें मैं दूँ। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है। इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे, तो मैं जब आपके रिएक्शंस सुन रहा था, तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि हर दफ़ा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज़ करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी। जी। तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है जो शुरुआत में नहीं होती। जी। जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोलें कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार ये वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही। या फिर वो बोलते हैं यार वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था, तो खुद से मुकाबला होता है। हाँ, फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है जी। तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आप एक नए गाने को, एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है जी, पता नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मैंने वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था जी। आज अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था जी। उसको भी वक्त लगा था, क्या कहते हैं, लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था जी। तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर, आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है जी। ये नया गाना है, इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं जी, कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, अब जैसे कि एक मजे की बात ये कि एक मेरा गाना है नैन से नैन मिला। अच्छा, जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डू नॉर्मली। हाँ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे जी, बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है जहाँ पे वो क्लासिकल भी है बीच में एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो वो शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग। वो बहुत पॉपुलर हो गए, खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं, और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला, लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है? That's a very interesting question.
आई थिंक नैन से नैन जी, क्योंकि नैन से नैन ये तो बेशक, हाँ मैंने कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था जी, तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ में बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया, तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स, तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स, तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, इसमें राग दरबारी है, ये तो बड़े करीब है हमारे म्यूजिक में, राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, राग ही ऐसा है। तो आई वाज क्वाइट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सर आंखों पे बंदा करता है, तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वाज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड, राइट, एंड इट वाज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था जी, तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस। वाओ, तो वहां से अचानक वो गाना जो था वापस आ गया, वो वापस आया, और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर, बिल्कुल, सो मच सो कि फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना वो वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, क्या बात है। तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूड इट इनटू माय कॉन्सर्ट्स, Yes. क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं जी, तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर, जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ। जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे जी, तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी, और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था। एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था। इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में। आई वॉज अ किड इन लंदन, और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे। उनका कॉन्सर्ट था रॉयल अल्बर्ट हॉल में, तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है जी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं उस कॉन्सर्ट में था। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के, वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे। तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो, हम उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग फ्यू डेज एज अ हॉलिडे। तो मैं वहाँ पे गया अपनी वालदा के साथ। तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था, तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था। तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे। तो आशा जी मिली। तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया, उन्हें बेहद पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि एक सेकंड ठहरो, पंचम को, ये तो मैं पंचम को मैं बुलाती हूँ, ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब आई यूज्ड टू लव आडी बर्मन, बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहाँ पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था। लोग अक्सर हीरोज या हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है। वाह वाह वाह। अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म। और वो यकीनन, चाहे वो, मुझे अभी तक याद है, वहाँ पे मैंने अभिमान देखी, मैंने यादव की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन। लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये एसडी और आरडी क्या है। हाँ बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आती, तो ना ही मुझे कोई बताए। जी, बर्मन है ना, बस ठीक है, मैं देख लूंगा। बाद में पता चला कि बाप बेटे, अब समझ भी आता कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी, वो उसमें एक कॉमन डीएनए था। यस, यू नो, सो यू कुड टेल। सो एनीहाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई। अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था।
हाँ। उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा अगर क्या मतलब है जी? अगर से मतलब कि अच्छा मैं लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी गुस्ताखी कर दे या फिर शक करे उसकी बात के। जी जी। मैं भी फिर जिद में मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया। देन ही वुड टर्न अराउंड से हाँ हाँ अगर तुमने बजाया है तो वो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। अच्छा वो भी उनके अंदर भी थोड़ा सा बचपना था। ही वेंट इनटू द रूम नेक्स्ट डोर एंड ही ब्रॉट आउट अ पोर्टेबल कैसियो। ओह, जस्ट टू टेस्ट यू। हाँ, मेरे को उस जमाने में कैसियोस जो थे ना उनके सबसे नए निकले थे कैसियो ब्रांड से, विच वर पोर्टेबल। बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल वंस। अच्छा, ही ब्रॉट आउट अ कैसियो, मैंने कहा बजा के दिखाओ। ओह हो। तो मैंने बजा दिया। ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड हाँ तुमने ही बजाया। क्या बहुत अच्छा बजाया, क्या बात। यू नो, एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो। मतलब वो इतना नायाब था जी जी जी, अनबिलीवेबल हो गया था। हाँ, द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है वो इतना शानदार बजा सकता है। हाँ, तो बचपन से आप जादू ही रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनाओ। वाह। तो मैंने कहा यार मतलब कि क्या बात है, यू नो। आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी। और देखो प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती हैं कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था जी। यू नो, आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट। यस, दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था। एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। एंड आई सेड देखो ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी जॉली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज्ड टू बी अ वेरी मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत बबली थी। अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था और शी वाज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पे, एंड शी वाज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था। अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी। आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। अच्छा, अब मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना जी। मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा। तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार। अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो, ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज़ की, हाँ सब ठीक ठाक। देन शी वुड स्टॉप क्वाइट। मैं कुछ और मैं बात बोलूँ तो एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया। ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस क्वाइट। थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शी सेड मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। ओह। मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फेयरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं फिर किधर जाऊं? जी जी, मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक, यू नो, नहीं समय तुम्हें नहीं पता, यू नो, जब भी हम जब नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है जी। तो मैंने कहा अच्छा,
मैं क्या बोल सकता हूँ. तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा जी, वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन जी. तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया. अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी. शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल. मैंने वर्षा को फोन किया. मैंने कहा, वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी, शी इज वेरी क्वाइट. मैंने पूरा बताया. अच्छा, वर्षा यूज्ड टू बी अ रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो. आई इज लाइक दैट ओनली. मैंने कहा, क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट. वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है. ये बिल्कुल नॉर्मल है. और ये करके उसने ठक कर दी. मैंने कहा, यार ये ऐसी कैसी हो सकता है? श्योर इनफ, जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई, रूप बदल गया. मतलब कि इट वाज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट. वाओ. शी सडनली बिकेम अ जायंट. क्या बात, मेटामॉर्फोसिस. सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना जी. माय गॉड. उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि थ्रो एनीथिंग एट मी, आई कैन टेक इट. बल्कि मैं इसको लेके, इसको चबा के, उसको 10 और तरीकों से, एंड इट वाज लाइक दैट. इट वाज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती, मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ. मैं कह रही, यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ? आई वाज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर. जिससे वो होता है ना, लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. शी कुड इंटरप्रेट melody in so many different ways that she would spoil you for choice. Wow, क्या बात. And she would spoil the music composer, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है. तो आपको याद आई कि चॉइस ऑफ कोर्स. मैंने कहा, यार मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी. हाँ, कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके मैंने कहा, यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है. So, I mean, the point of the matter is that, of course, other singers are great, and that's not a point. But she was a phenomena. जी. She was a phenomenon, and that is why she was Asha Bhosle. जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली. उन्होंने कहा, जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती. वाह. I mean, that could, कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात जी. और कौन इंसान कह रहा है? Lata Mangeshkar. That's a huge thing, and that's probably one of the ultimate compliments she could have gotten from anyone. जी. तो that is why she was Asha Bhosle. लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था. एक और बड़े मजे का किस्सा जो था जी, वो इसी प्रोजेक्ट में था. अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है. इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ. इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है जी. तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है. अब आशा जी हैं, और या फिर आशा आंटी हैं, या आशा ताई हैं, या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है. वाह, क्या प्यारी बात. तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है. अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर. तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, व्हिच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग जी. अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में. तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा, यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो. मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर. यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त. तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा, यार ये सारे बंदे जो हैं, जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं, तो सब गोरे हैं. तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ. अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है. लेकिन मैंने कहा, अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी. मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते. एक मतलब पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है. तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा. तो उन्होंने पूछा, है अच्छा, मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था. ऑलराइट सैमी, what's her name? I said, listen, she's a legend. Yeah, I know. I mean, you told us before she's a legend. Yeah, but what's her name? मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा भोसले, तो हे आशा, मैंने कहा, यार ये तो दिक्कत हो जाएगी. ये जो दिक्कत हो जाएगी, अगर वो माइंड करेंगी तो फिर मेरा क्या होगा. तो मैंने कहा, her name is आशा जी. Wow. So he said, but what's the first full name? I said, her name is Asha Ji Bhosle. What a trick. हाँ, तो उन्होंने कहा, आशा जी भोसले. I said, yeah, okay, fine. और तो वही हुआ.
नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्हें। तो जैसे आशा जी एंटर हुई, क्या कहते हैं, स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स ऑनर टू मीट यू। अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इम्प्रेस्ड हुई जी, और मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं। मैंने कहा बस देख लो आशा जी। आशा जी, कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम, अ लिटिल लाउडर प्लीज। कितने तहजीब वाले हैं ना। वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू। तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया। मैंने पता कि वो कैसे हुआ। बड़े शैतान हो तुम, उन्होंने मुझे बताया नहीं इस तरह। मैंने कहा शी सेड, एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी, सामी इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना जी, तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी भी तरीके से। कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं, तो चीज़ें नहीं मैं इस तरह की चीज़ों पे बुरा नहीं मानता हूँ। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते लेकिन पीछे से छुरा मार देते। तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है। तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी। अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर वर मेनी थिंग्स दैट आई लर्नड फ्रॉम हर। जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं। और बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। यस, जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका। मुझसे लड़ती भी थी। अच्छा, ओह, एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी। अगर मैं लेट्स से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया, तो मतलब कि बरस जाती थी। अच्छा, वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, मतलब sarcasm to the core, and then she would give it to me and I would just sit there and say, अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है। अच्छा, फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैं कहा हो गया। हाँ हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है। जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती थी। ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गए हो ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी। ओह, एंड दैट इज अ फैक्ट। She did. क्या बात है, so she would love to, like I said, she was motherly, and उनके साथ कोई तकल्लुफ नहीं था जी, उनके साथ वही अपनापन था। और वो भी कई दफा she used to also be awake till late, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था, तो उन्हें सबसे पहले पूछ, खाना खाया तुमने कि नहीं? मैंने कहा नहीं खाया। अच्छा बैठो। जो भी उस वक्त किचन में था, अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी। लाइक आई सेड, शी वाज वेरी मदरली। तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था जी। कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है जी। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ
करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूं जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉर लव। जी, जितने मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं, थैंक यू। आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ, लगता नहीं है आपको देख के? मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको देर देर से आते हैं। हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स। मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट। वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया। जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है। अच्छा, हकीकत ये है, मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था। ओके, आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर। जी, गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी। गाना मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है ही। तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था। जी, अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था। जाहिर है। फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफ़ी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा, रफ़ी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसकी थोड़ी देर कुछ अरसे बाद तो उन सबका भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा कि मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू किए क्योंकि और कोई गाता नहीं था। तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अर्से बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज में रखो। जी, तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाई मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो ऑफ कोर्स, यू नो, एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच। यस। तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की। मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। जी, तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी। तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड टू एवरीथिंग दैट आई डू। आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही। जी, उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी
कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं तो अफसोस होता है। तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी, लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है? अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ। जी जी। वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी, लेकिन वापस रिवाइव हुई। नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या है? जी। इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे, व्हिच वाज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है। जी। अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे बहुत। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो खूब चली। अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल। जी। ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन। Immediately it affected the sales of the music, but by that time वो पार हो चुके थे। जी जी जी। They were already declared a super hit because the people loved the songs, ठीक है ना? तो अब that was one of those very few examples in history, musical history कह लो whatever, कि जहाँ पर the movie didn't do well but the soundtrack did really really well। Yes, लोग आज भी याद करते हैं। हाँ, लोग आज भी याद रखते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है, अब जैसे कि पंचम दा का शोले, जी, he got the maximum amount of awards and sales because of Sholay. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Sholay is not my best piece of work. Of course, that's the truth. Yeah, and that's the truth. And he used to also say it. जी। But because the film was such a colossal hit, that it automatically helped Everything. Yeah. अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंड ट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका। जी। And it was, it was people were confused कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time, and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the storyline attached to the songs. They were very situational songs. So now people understood those songs. They understood the context. Right. And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, I loved the songs even before the movie was released. जी। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वो एक सेपरेट एंटिटी, वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ। मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है। जी। गाने जो हैं वो रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी। यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना। Right. You can listen to a song in your headphones, on your phone, in your car, everywhere. You can't watch a film everywhere. Of course, today you have the mobile phones and all Still. that. लेकिन फिर भी जी। you don't have the time to watch a film all the time. But जी। music stays with you. Music always stays with you, and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational. It should help the film's narrative. लेकिन it should stand on its own two feet. Right. Very. अब जैसे कुछ गाने ऐसे हैं जो बड़े खूबसूरत बने हुए होते हैं लेकिन उसकी पिक्चराइजेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। कभी कभी बंदा कहता है यार काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता। पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास, मुसाफिर हूँ यारो। जी। मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुना, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है। एंड इट वाज ओके, you know what I mean? But songs ultimately outlive the movie. So then you need, the song needs to stand on its own two feet. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not like, for example, a song like Julie. अब जूली का नाम क्यों है? क्योंकि फिल्म का नाम जूली था और उसका मेन कैरेक्टर जूली था। लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है? जी। भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है। एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात करें? एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रेलेवेंट। रिलीज इन 1975। वाओ, देयर यू गो। तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे जी, कंपाइलेशंस में और इस तरह से। तो वो गाने जो थे
बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे, और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन। अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ जी, ये आज के जमाने हाँ, आज के जमाने। तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ 2-4 दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था। तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड, यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी वेरी चूजी of whom I want to work with when it comes to composition. Right. फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कॉम्पोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कॉम्पोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग। उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है। हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ, तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच टू इट। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा जी। मैं कहूँगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर, लेकिन कम से कम लोगों ने सुना तो सही। लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं और वो पहले से डूब गया। अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है मैं कहा यार ये क्या मैं बताऊं, ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो। अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है? देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, रादर द साउंड ट्रैक ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां जी। The film, I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है आज भी जी। एंड मुझे बड़ा उससे बड़ा दुख हुआ कि फिल्म नहीं चली और लिहाजा वो गाने जो थे वो रह गए। लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर आप उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी why maybe I am emotionally very attached to those songs. And लकी के कौन से गाने की बात? सुन जरा मैंने कि सुन जरा I loved, नहीं actually honestly I loved so many of the songs. I loved शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मर्तबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ जी। तो जो एक अगेन वो एक ख्वाब था मेरा। कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी लता जी के साथ। अगेन एक जो एक्सपीरियंस था वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मर्तबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का और गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो, आई वाज वेरी नर्वस। और अच्छा, पता है कि ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस, यस दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी you know what I mean? उनको पता है। और उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है जी, वो ये होता है कि वो आपको सबसे पहले आपको ईज कराते हैं, यू नो, टू मेक यू रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनको पता है। तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको काम डाउन करें। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा, उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था, कहाँ इस तरह की जो चीज़ें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो देयर वाज नो सच थिंग। तो मैं अपना ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्होंने, ये कैमरामैन
अच्छा, मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा हाँ जी लता जी, कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कुछ 2-4 फोटोज ले ले? हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं, एक सेकंड मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स। जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने, तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ। अरे गजब, मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त। ओह, शी वांटेड मी टू हैव दैट मेमोरी। वाओ, कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को, उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये? कौन करता है? तो आप मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग and learning and giving me that honor as a music director, that you're giving me that respect, and I'm a kid in front of you. मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है genuine humility. एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चल पाए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा। बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा। चाहे बिना नजदीक हम चले, शायद यही तो प्यार है। नजरें बिछा दे, पहरे लगा दे दिल पे, पर दिल किसी की न माने। कांटों पे चल के, शोलों में जल के, रोके मिल के रहेंगे दीवाने। चाहत लो तो आंधी में भी झिलमिलाए, शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। ये मुलाकात, ये तेरी आंखें बातें, एक पल न मैं भूल पाऊं। कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत तुमसे, ओ, कैसे भला मैं
अच्छा लगे जो तू सामने मुस्कुराए, शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी का एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। हो कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा, बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा, चाहे बिना नजदीक हम चले आए, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार। देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है। ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है जी। मैं देखिए उनसे, अच्छा मेरा जो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज अ स्टार एंड आइकॉन एंड अ लेजेंड, एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया, और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी, जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी, वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक, कि व्हाट वाज द प्रोसेस, कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है अपने आप। तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा। उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ओह, इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी। अच्छा। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे, क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा, वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है, और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है, तो वो तो of course he is a master at that। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी, हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो we used to literally flip a coin कि कौन सा शॉट रखें, क्योंकि we didn't know which one to keep, you know, because they were all so good and different in their own way. He would give us every shot, he would give in a different way। तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला was something that was absolutely priceless। And I learned so much from all of these people, and it was such an incredible pleasure। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे
अपनी जेबें झाड़ मौला, अब तो मुझको माल दे दे और ना अब टाल दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, तूने खुद ही तो कहा है देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं? इश्क तमाशा नहीं बन जाए, दुनिया से ना कोई तेरी मेरी मोहब्बतों पे, इश्क तमाशा नहीं बन जाए, दुनिया से ना कोई तेरी मेरी मोहब्बतों पे, डर डर जाए दिल खुश खुश होके, बुरी नजरों खुशियों को कहीं ना तो रे, मेरी चाहत को तू हाँ कर करके, कहीं किसी बात पे समझ लेना रोके रे, इश्क तमाशा नहीं बन जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे, इश्क तमाशा नहीं बन जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे, डर 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 जाए दिल खुश खुश होके, बुरी नजरों खुशियों को कहीं ना तो रे, मेरी चाहत को तू हाँ कर करके, इश्क तमाशा नहीं मर जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे, इश्क तमाशा नहीं मर जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे। हर गली हर टोचा तेरा मेरा हूँ मैं चर्चा, कोई बुरा कोई अच्छा, कोई झूठा कोई सच्चा, दुनिया की बातें वो तो रब जाने, जो तो ही माने, और गिरा अगर तेरी निगाहों से, इश्क तमाशा नहीं मर जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे, इश्क तमाशा नहीं
कभी ऐसा भी तो होगा, लेगा वक्त इंतहा, कभी जीतूंगा मैं बाजी, कभी होगी नाकामी, तेरा भी सारा जो ना हुआ मेरा, यूं ही मरा मारा गुम हुआ यहाँ वहाँ अंधेरों में, इश्क तमाशा नहीं बन जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे, इश्क तमाशा नहीं बन जाए, दुनिया से ना यूं ही कहीं मेरी मोहब्बतों पे। वाह 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 वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे। बेशक। तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे आप। जरूर आऊंगा, जरूर, विद प्लेजर, विद प्लेजर। शोर मचा के आपको बुलाएंगे। तफसील में तफसील में बिल्कुल। तब दूसरों जरूर। की भी बातें होंगी, आपके बेशक। उस्तादों की, जरूर, जरूर, है ना, जरूर। और इंस्पिरेशंस की, जी, जी, आपके जी। फेवरेट गानों की। ऑफ कोर्स। तो उस मुलाकात का इंतजार जरूर। रहेगा। बहुत Same। बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रंग तरंग।